अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। हुक्मरां जमात नून लीग पर मियां नवाज शरीफ की नाअहली की तलवार लटक रही है। साथ ही सबसे बड़ा चैलेंज है पार्टी को मुत्तहिद रखना, और उस चैलेंज में जो सबसे ज्यादा सवालिया निशान उठता है वो चौधरी निसार के हवाले से है कि वो पार्टी के साथ है भी या नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जो पहले डिले होती रही कि कमर में दर्द है, फिर होनी थी तो उस दिन लाहौर का वाकया हो गया और उसके बाद चौधरी निसार साहब मीडिया पर नहीं नजर आए हैं। मगर चौधरी निसार को मनाने के लिए वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद पहुंचे। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पंजाब हाउस में चौधरी निसार से 2 घंटे तवील मुलाकात की। जराये का कहना है कि वजीर आला पंजाब ने चौधरी निसार को मनाने की कोशिश की और यकीन दहानी कराई कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे जाएंगे। शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला से इंतहाई कदम ना उठाने और मामलात पर मीडिया पर ना लाने की दरख्वास्त की। अब ये सारी बातें ज़राए के तहत रिपोर्ट होती रहीं और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज की मुलाकात के हवाले से भी तर्जुमान वज़ारत दाखिला की वजाहत आ गई और उनका कहना था कि ये तासुर गलत है कि वज़ीर दाखिला नाराज़ हैं और उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। उनके मुताबिक हकीकत यह है कि वज़ीर दाखिला ने चंद अहम उमूर पर पार्टी की अंदरूनी मीटिंग में एक मौक़िफ़ अख्तियार किया, जिसके बाद उन्हें तमाम मुशावरती अमल से अलहदा कर दिया गया। वज़ीर दाखिला का मौक़िफ़ है कि उन्हें बताया जाए कि ऐसा क्यों कर हुआ, क्या इसकी वजह वज़ीर दाखिला का वो मौक़िफ़ है जो उन्होंने इख्तियार किया। और ये सारा मामला चल रहा है। गुज़िश्ता दिनों खबर आई के साथ रफ़ीक साहब भी मिले हैं। इसके अलावा खबर आई कि पार्टी के दूसरे रहनुमाओं ने भी चौधरी निसार साहब को अप्रोच किया है। असल मामला क्या है, पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, कितनी परेशानी है नून लीग में पार्टी की सफ़ों में इत्तेहाद रखने के लिए, उस सब पर बात करेंगे। साद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद है। साद रफ़ीक साहब बहुत शुक्रिया। साद रफ़ीक साहब, गुज़िश्ता हफ्ते खबर आई कि आप भी मनाने गए थे, आज खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब भी गए हैं। चौधरी निसार साहब मानने को तैयार हैं या नहीं मानने को तैयार? आप लोगों की कोशिशें कोई फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाज़ेब साहब। चंद दिन से नहीं बल्कि कई दिन से मुझे कहना चाहिए ये ख़बरें मीडिया में गर्दिश कर रही हैं चौधरी निसार अली ख़ान साहब की नाराज़गी की, और एक जो फासला पैदा हुआ नज़र आता है। और फिर चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान हुआ, जैसा कि आपने बता दिया। एक बार उनकी कमर की तकलीफ़ थी बड़ी शदीद उनको, और फिर एक दिन लाहौर ब्लास्ट हुआ। तो अभी मेरा ख्याल है मुनासिब वक्त है कि इस पे हम कोई बात करें, वरना इससे पहले मैंने इस पे बात नहीं की। तो इस सारे अमल में मैं भी एक सियासी कारकुन के तौर पे डे वन से शरीक हूँ। एक नहीं कई मुलाकातें हुई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, स्पीकर कौमी असम्बली, इसाक डार साहब और शहबाज साहब भी अपनी एफर्ट करते रहे। आज शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ भी लाए थे, और ज़ाहिर है कि ये सब कुछ जो है इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब की ब्लेसिंग भी शामिल है, और ऑब्वियसली वो भी ये चाहते हैं कि मसला हल हो जाए, और सारी पार्टी यही चाहती है। तो कुछ अवामिल ऐसे बाज़ औक़ात आपस में हो जाते हैं, इशूज़ पर बाज़ औक़ात बात करते हुए नुक्ता नज़र देते हुए इख्तिलाफ भी होता है। ये जमहूरियत का हिस्सा है, सियासी जमातों में होता है। हमारी पार्टी में तो काफ़ी खुल कर बात करने की आज़ादी है। इसी तरह बाज़ लोग होते हैं हर जगह मौजूद जो बदकिस्मती से ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं कि बसा औक़ात या बाज़ औक़ात फासला आपस में पैदा हो जाता है। तो ये अभी चौधरी साहब के तर्जमान की मैंने ख़बर भी पढ़ी है। ये उनकी शिकायत बिल्कुल उन्होंने की है कि अब चूँकि उनकी तरफ से आ गई है, वरना मैं ये बात ना करता, कि जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है उससे वो बाहर क्यों रहे एक ख़ास टाइम पे आके, जबकि प्राइम मिनिस्टर हाउस का नुक्ता नज़र जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है, और वहाँ ये सोच है कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन चौधरी साहब के पास इसके लिए अपने दलाइल मौजूद हैं, और जाहिर है कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब एक जानदीदा और बड़े ही मंझे हुए सियासतदान हैं। हम तो उनसे सीखते हैं, सच्ची बात है। तो कोई ना कोई तो ऐसे हालात हुए जिसकी वजह से ये फासला पैदा हुआ। उन हालात के बारे में मुझे आगे ही है, लेकिन जाहिर है ये वक्त नहीं है, ये जगह नहीं है, और मेरी पोजीशन भी इसलिए नहीं है। हालात पर आता हूं, मगर ये सुना है कि वो नहीं मानने को तैयार, तो अब ये तो बता दें अपडेट क्या है? मान गए हैं, नहीं मान गए? कल अचानक खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, क्या होगा, क्या इस वक्त मामला है? देखिए, वो तो उन्होंने खुद, उनके तर्जमान ने कहा कि वो नाराज़ नहीं है। ये तो उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ या नवाज शरीफ साहब को छोड़ रहा हूँ। और फिर चौधरी निसार अली ख़ान साहब जैसे आदमी से, जिनका 32 साल का 33 साल का साथ है और एक उनकी अपना मिजाज है, ये तो कोई तवक्को ना करे कि मुश्किल वक्त में वो पार्टी को खुदा न खास्ता छोड़ेंगे या हर्ट करेंगे। हम उनको ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाईजान प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें,
क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो भी अपनी रिजर्वेशन शो की उसको हमारे मुखालफिन उछालेंगे, मीडिया में उसको ट्विस्ट किया जाएगा। तो हमने अपना पूरा जोर इस पर सर्फ किया है कि वो अभी तवक्कुफ फरमाएं ताकि उससे पहले बात जो है वो आला सतह पे हो जाए। मान गए जी? मान गए हैं वो? नहीं, वो भी चौधरी निसार अली खान साहब हैं, जाहिर है वो उन्हें कोई इस किसी चीज़ के लिए कायल तो वो दलील से फ़ौरन हो जाते हैं, लेकिन कोई इतना आसान काम तो नहीं है क्योंकि ज़रा फासला बढ़ गया था, सच्ची बात है। और तो जाहिर है कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता। आप सबका जाहिर है अपना कदकाठ है, इस बात में कोई शक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब छोटे भाई हैं, मियां नवाज शरीफ के इसमें भी कोई शक नहीं है, मगर फिर मियां साहब खुद कॉल कर लें या खुद चले जाएं मनाने के लिए, इतनी पुरानी रफाकत है, फिर ये दोनों तरफ से ही मामला है ना खराब। मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से जब चौधरी साहब की तबीयत नाराज़ हुई तो उनकी सेहतयाबी की दुआ के साथ फूलों का गुलदस्ता चौधरी साहब की खिदमत में भिजवाया गया था। और ये बड़ा इनका एक और तरह का ताल्लुक है मियां साहब का और चौधरी साहब का। मैं उसके ऊपर डिटेल में नहीं जा सकता, मेरा हक भी नहीं है जाऊं। ये और तरह का है, मुझे पूरा यकीन है, भेज रहे एक दूसरे को, बात नहीं कर रहे हैं, ये काफी अजीब सी बात है। बात तो सुन लो यार। शाहजेब जी शाहजेब जी, शाहजेब साहब इजाजत तो दे। जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जितना करीबी ताल्लुक होता है वैसी ही ठेस भी होती है ना जी बाज़ औक़ात, क्योंकि सेंसिटिविटी भी तो होती है ना रिलेशनशिप की। आप तो समझते हैं इन चीज़ों को, रिलेशनशिप्स तो इतनी डीप रूटेड और इतनी कुर्बत। चौधरी साहब हमारी पार्टी के ओपनिंग बैट्समैन है, तो मैं चौधरी साहब के बिहाफ पे कोई बात नहीं कर सकता। मैं अपने बिहाफ पे ये कर सकता हूँ कि मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की करमो फजल से जमात की कोशिशें रंग लाएंगी और हमारी जमात जो है वो उसी तरह सारे हमारी क़यादत काम करेगी। लेकिन चौधरी साहब ने, मैं फिर कहूँ, ये तो कभी भी नहीं कहा कि मैं पार्टी से अलग हो रहा हूँ या ये कि मैं नवाज शरीफ साहब को छोड़ रहा हूँ। बहरहाल उनकी एक अपनी वजूहात हैं और उन वजूहात पर बैठ के बात की जा रही है और मजीद बात की जाएगी उन वजूहात में। और उन वजूहात में और उनके जो मसाइल हैं उसमें क्या ये भी होगा, ज़ाहिर है पहले आपको उसके लिए ये कंफर्म करना पड़ेगा कि पार्टी में इस किस्म की डिस्कशन हो रही है कि क्योंकि मेरी फला से नहीं बनती तो आप फला को वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए। और उस फला में एक का नाम मैं ले देता हूँ, वो ख्वाजा आसिफ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी काबीना में तो पता नहीं जाएंगे वज़ीर दाखिला या नहीं जाएंगे, अदरवाइज भी जाना चाहेंगे। ये सारा का सारा मामला होगा, ये सारी बातें की हैं उन्होंने आप लोगों से नहीं की? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए ये इशू नहीं है, जो इशू है वो चौधरी साहब के तर्जमान ने बता दिया। मैं इस वक्त, मैं उनकी तर्जमानी, मुझे हक क्या करने का, मैं उनके छोटे भाइयों की तरह हूँ, इस वक्त नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त हमारा रोल चंद आदमियों का ऐसा है कि हमने इस चीज़ों को जोड़ना है और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम जोड़ लेंगे। इंशाल्लाह हमारे बड़े हैं और हमारा लाड प्यार भी है, हमारी ज़िद भी है, हमारे दावे और मान भी हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे बड़े हमारे मान तोड़ दें? हम उनके लिए काम करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ जीते मरते हैं। वो मियां नवाज शरीफ साहब हो या चौधरी निसार अली खान साहब, आप उनके तर्जुमान को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, मगर क्योंकि ज़ाहिर है तर्जुमान के तहत ही वो अक्सर या तो अपनी बात करते हैं या फिर कोई 90 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि तर्जुमान ने कह तो दिया, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए करने जा रहे थे ना कि नाराज थे, वरना आपसे बात कर लेते, उससे पहले किसी और से कर लेते। तो तर्जुमान को संजीदा आप ले रहे हैं, आपकी बात को संजीदा आवाम ज़्यादा ले लेंगे अगर आप बता दें कि असल मामला क्या है, क्या बात की नाराज़ी है और मान जाएंगे या नहीं मान जाएंगे। नहीं, मैं ये तो देखिए गुजारिश कर सकता हूँ कि उनकी रिजर्वेशंस हैं, वो रिजर्वेशंस जो हैं वो बड़ी, उसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात में वज़न भी है। फिर कुछ ये भी मामलात होते हैं कि कुछ बाज़ औक़ात अनासिर जो हैं वो सरगर्म हो जाते हैं जो चीज़ों को जुड़ने नहीं देते, ऐसी भी बाज़ औक़ात कैफियत आती है। कुछ दूसरी तरफ भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं, क्योंकि एक ही तरफ तो सारे मसाइल नहीं होते हैं। तो लेकिन हम कुछ एक टीम हमारी बनी हुई है, हम उसमें से निकल रहे हैं क्योंकि आपका उनसे ताल्लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका उनसे ताल्लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है। मगर उनका तो शिकायत यह है कि इदारों के बारे में इस किस्म की प्रेस टॉक नहीं होनी चाहिए थी। अब वो जो आपके यंग लोग हैं उनके अलावा आपने भी की है, आपने भी बड़ी सख्त बातें की हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की हैं, तो उनका एतराज़ तो आप जैसे सीनियर रहनुमाओं पर भी है कि सख्त लहजा नहीं अपनाना चाहिए था इदारों के बारे में, तो ये एतराज़ तो आप लोगों पर भी। देखिए गुजारिश ये है कि मैं इस वक्त ना इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक व्यू पॉइंट होता है, व्यू पॉइंट हर एक का होना चाहिए। मेरा भी अपना एक नुक्ता नज़र है, आपका भी है, उनका भी है, बाकी भी हमारी पार्टी के लीडर्स का है। तो पार्टी के डिसिप्लिन में रहते हुए और दायरे में रहते हुए हम बात करने का इख्तियार और हक सब रखते हैं।
सब चले मुझे ये बता दें फिर साद रफीक साहब, क्योंकि अगर इन केस और जो आपकी पार्टी के इजलास भी हुए हैं, खबरें भी बहुत ज़्यादा आई हैं, उसके डिनाइल भी बहुत ज़्यादा आए हैं, अगर मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई होते हैं तो शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के बाद वज़ीर आज़म बनने तक 60 दिन में किसका नाम फाइनल हुआ? आपका, एहसन इकबाल साहब का, ख्वाजा आसिफ का, अयाज सादिक साहब का, किसका फाइनल हुआ है? गुजारिश ये है कि शाहजेब, मैं आपको मानता हूँ आप सुपर इंटेलिजेंट हैं, पर हम भी इसी मैदान सियासत में, हमने भी ये बाल सफ़ेद धूप में नहीं किए। तो गुजारिश ये है कि PMLN के लीगल टीम और पॉलिटिकल टीम, हमने यकीन है कि किसी कानून के तहत अल्लाह खैर रखे डिस्क्वालिफिकेशन PM साहब की नहीं हो सकती ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। ये तो किसी शख्स से उसके जो बुनियादी हकूक़ अपील के वो छीनने वाली बात हो सकती है। तो हम नहीं तवक्को करते कि ऐसा होगा, बाकी अदालती फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। मतलब यानी मियां नवाज शरीफ साहब और आप जैसे सियासी रहनुमा और फिर आपकी लीगल टीम, उन तीनों का ये इनपुट है कि मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है, इसलिए आप कह रहे हैं कैटेगोरिकली कि किसी थर्ड ऑप्शन पे बात ही नहीं हो रही कि मियां साहब के अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते तो क्या होगा, बात ही नहीं हो रही। आप कह रहे हैं सबने ये कह दिया, सबका इनपुट ये है कि मियां साहब डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे। शाहजेब साहब, ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारी पार्टी के अंदर यही सोच है और हमारे कानूनी मशीर भी यही कहते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँ कि पॉलिटिकल लोग हैं और हम हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए और उस सूरत हाल के मुताबिक अपना रद्द-ए-अमल देने के लिए और रिएक्ट करने के लिए तैयार हैं। तो वो जो रिएक्शन है वही पूछ रहा हूँ कि उस रिएक्शन का लाए-अमल क्या है, कि क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होगा? जाहिर है हर सूरत हाल आपने कह ही दिया, सियासी लोग हैं, वो क्या है? नहीं, उस पे शाहजेब प्री मेच्योर है भाई बात करना, और मीडिया पे बात करना होगा। बस माजरत के साथ सिर्फ एक इंटरप्ट कर रहा हूँ, मीडिया पर होगा प्री मेच्योर, आपस में अंदर तो कर रहे हैं ना? नहीं, देखिए गुजारिश ये है कि जो भी गुफ्तगू पार्टी के अंदर होती है उसको आप मीडिया पे आके नशर तो नहीं कर सकते, या जो हम सोचते हैं ऑब्वियसली। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, PMLN के अंदर ये मैं जिम्मेदारी से गुजारिश कर रहा हूँ, कोई शख्स वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं है। ये कल्चर बदल गया हुआ है। जब ये काबीना बन रही थी तो ये फैसला कायदे मुस्लिम लीग का था कौन कौन वजीर बनेगा, उम्मीदवार कोई नहीं था। अब भी उम्मीदवार कोई नहीं है। हमारे यहाँ ये मसला नहीं है। और ये जो आपने कहा, चॉइस साहब ने कहा जी फलां को बनाएं, ये तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, इसका कोई वजूद ही नहीं है इस बात का। और जिनके नाम ले रहे हैं उनमें से बाज़ तो ऐसे हैं जो उस रेस में आ ही नहीं सकते, और जिनके नाम लिए जा रहे हैं उनमें से कोई खुद उम्मीदवार नहीं है। अच्छा, वैसे कौन आ सकते हैं रेस में? अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन आए। अगर ऐसी सिचुएशन, एक मिनट शाहजेब, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे और रिस्पॉन्ड टाइम के मुताबिक करेंगे। अच्छा, बस मैं, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं और आपकी बात भी हो रही है, कौन कौन है जो रेस में आ सकते हैं, सिर्फ ये बता दें। अगर वो खुद रेस ना भी कर रहे हो तो मियां नवाज शरीफ साहब की चॉइस हो सकते हैं, वो कौन कौन? ये मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब पे छोड़ दें और हमारी पार्टी के बात अंदर रहने दें। एक बात मैं इस मौजू पे बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता, और जब हमें इसका यकीन है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का रास्ता जो है खुदा न खास्ता ये हमारे ख्याल में कानून के मुताबिक नहीं है बल्कि गैर कानूनी है, मैं ये समझता हूँ, मेरे लीगल एडवाइज़र पार्टी के ये समझते हैं, तो मैं क्यों इस पे बात करूँ आज। मगर ऐसा हो गया साद रफीक साहब, तो आप कह रहे हैं कि पीसफुली ये ट्रांजिशन हो जाएगी, इसमें कोई नहीं है अगर ऐसा हो गया, क्योंकि 2 जजेस ने तो दे दिया था। मैंने आपको किसी तरह की कोई जमानत नहीं दी भाई साहब। ये देखें ना, अभी आप खतरनाक बात कर रहे हैं। जब जमानत नहीं देते इसका मतलब है फैसला बड़ा आराम से मानने वाली बात नहीं हो रही है नून लीग की तरफ से, कुछ कंसल्टेशन अलग किस्म की हो रही है। ये भी बात नहीं है, मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने ऐसी कोई बात की है। मैं तो कहता हूँ अदालती फैसले अच्छे लगें या बुरे, पसंद आए या ना आए, और वो अदालती फैसले जब भी होते हैं, एक अदालत की बात नहीं होती, अदालती फैसले तो उन पर आपको अमल करना पड़ता है। आप अमल नहीं करेंगे तो फिर इंतशार फैलता है। इंतशार PMLN ने फैलने नहीं देना। आप हमारे ऊपर से गुजर जाए कोई तो वो और बात है, हम फिर भी नहीं फैलने देंगे। इंतशार मुल्क में नहीं फैलने किसी भी सूरत में नहीं, चाहे फैसला मियां नवाज शरीफ के खिलाफ और इमरान खान के केस में इमरान खान के हक में आ जाए, किसी सूरत इंतशार नहीं, फैसले दोनों कबूल। यार मुझे एक इनफरादी तौर पे बात कहने दें, बतौर सियासी कारकुन के मैं डंके की चोट पर यह बात कहता हूँ कि मैं किसी सियासतदान के, वो मेरा हामी हो, वो मेरा लीडर हो, या वो मेरा मुखालिफ हो, अदालतों से डिस्क्वालीफाई करने के प्रोसेस के खिलाफ हूँ। वो यूसुफ रज़ा गिलानी हो, वो मियाँ साहब हो, या कोई और हो।
ये मेरी बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन और मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है। इससे नुकसान होता मुल्क को, इससे मुल्क को फायदा नहीं होता, इससे जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचता है। इस बात को बड़े कहते लीडर जो हैं जब इनको इस तरह हम गिराते हैं जी, क्योंकि आप वो वाहिद रहनुमा है जो पहले भी ये बात कह चुके हैं कि गिलानी साहब वाला मामला भी ठीक नहीं था। आपने एक दफा ये भी कहा था कि सियासतदानों को अपनी गर्दन किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए, मगर अब तो मामला यही है। तो अब जब गर्दन है कहीं और तो फिर जो भी फैसला आएगा वो कबूल हो दोनों। देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं और जो भी मुस्तकबिल के फैसले हैं वो जब भी जहां भी कोई करेगा तो इंशाल्लाह कौम के मुफाद को पेश नज़र जरूर रखेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मगर क्या नून लीग इतनी कॉन्फिडेंट क्यों होगी? क्या वाकई नहीं हो सकता कि मियां नवाज शरीफ साहब को अदालत डिस्क्वालीफाई कर दे? क्या वाकई इसका कोई कानूनी रास्ता नहीं निकलता कि मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएं? जब JIT बने बगैर 2 जजेस ये फैसला कर गए थे तो 3 जजेस के लिए वाकई कोई ऐसा चांस नहीं है? क्या वाकई जजमेंट में कोई ऐसी बात मौजूद है? इस पर जरा तफसील से बात करेंगे। कुछ ये बहुत अहम मामला है, एक ब्रेक के बाद। साद रफीक साहब का दावा है कि चाहे मियां नवाज शरीफ खुद हों, चाहे पार्टी के रहनुमा हों या फिर शरीफ खानदान की लीगल टीम हो, तीनों की राय है कि मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई नहीं होने जा रहे। इसलिए नून लीग के अंदर इस बात की डिस्कशन ही नहीं हो रही कि उनके बाद वजीर आजम होगा कौन, और कोई दौड़ नहीं है पार्टी के अंदर। वजीर आजम नाअहल होंगे या नहीं, सबसे बड़ा सवाल है। 2 जजेस तो नाअहली का फैसला पहले ही दे चुके थे जब 5 रुकनी बेंच था। अब फैसला मगर 3 रुकनी बेंच ने देना है। क्या अमल दरामद बेंच भी नाअहली का फैसला देगा? अब इस हवाले से एक दिलचस्प नुक्ता है और हम आपके सामने रखते हैं, जो 20 अप्रैल को मुत्तफिका फैसले का अहम नुक्ता है। जो 3 रुकनी बेंच है उसने जो मेजॉरिटी जजमेंट लिखा उसके चौथे नुक्ते में लिखा कि JIT के मतवातिर या फाइनल रिपोर्ट के मिलने के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली के मामले पर गौर करेगा वो बेंच। अगर इस हवाले से कोई मुनासिब फैसला देने की जरूरत महसूस हुई तो नवाज शरीफ को या किसी भी और शख्स को अदालत में तलब करके जिरा की जाएगी। यानी ये अदालत ने अपने फैसले में लिखा था कि नाअहली की जरूरत महसूस हुई इस किस्म के फैसले की तो की जाएगी। अगर नाअहली होगी तो वजीर आजम को बुलाया जाएगा, पूछगछ की जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को अदालत ने बुलाया, जवाब लिया और फिर उन्हें सजा सुनाई। मगर अदालत ने वजीर आजम नवाज शरीफ को अभी तक तलब नहीं किया। नून लीग का दावा है कि यह एक बहुत अहम मामला है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि बगैर जिरा किए, बगैर उन्हें मौका दिए, बगैर उन्हें डिफेंस का मौका दिए उन्हें नाअहल नहीं करार दिया जा सकता। साथ में जो दूसरी बात नून लीग की तरफ से की जा रही है वो ये कि JIT ने वजीर आजम नवाज शरीफ पर पाकिस्तान में किसी करप्शन का इल्जाम लगाया नहीं। और जब अदालत में प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो जज साहिबान ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि यह बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल या किसी किकबैक का या करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया गया। क्या इन 2 वजूहात की बिना पर जो नून लीग का कॉन्फिडेंस है वो दुरुस्त है? माहिरा कानून अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद। अली जफर साहब बहुत शुक्रिया। साहब बताइएगा कि क्या वाकई ये मुश्किल है कि किसी के जिरा भी नहीं हुई, वज़ीर आज़म को बुलाया भी नहीं, इस वजह से उन्हें ना डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो भी डिस्प्यूटेड है, नून लीग का दावा है, या फिर अदालत कर सकती है जितने फैक्ट्स हैं जो JIT के बाद मामलात आए हैं उसमें ये हो सकता है? 2 किस्म के केसेस थे या सवालात थे सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसका फ़ैसला होने जा रहा है। एक तो सवाल ये था कि क्या नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, और क्या उनको उसकी सज़ा होनी चाहिए, और अगर सज़ा होनी चाहिए तो फिर वो कौन सी अदालत करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा या ट्रायल कोर्ट करेगा। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला करना है कि इसका फ़ैसला करप्शन का सुप्रीम कोर्ट करेगा या वो ट्रायल के लिए नैब कोर्ट में भेजेगा। दूसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई दस्तावेज़ात ऐसे दिए गए जो फोर्ज्ड या फैब्रिकेटेड थे या फॉल्स थे, या कोई ऐसा झूठ बोला गया जो कि बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट वो साबित हो जाता है। तो अगर ये ऐसी बात हुई है तो उस चीज़ का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा या वो भी मामला किसी ट्रायल के लिए भेजना है। तो जो पहला इशू है, नेमली कि करप्शन की है कि नहीं है, उसमें मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चूँकि ट्रायल कोर्ट नहीं है और चूँकि ये ट्रायल होना अभी बाकी है, नवाज शरीफ साहब के पास एक लीगल राइट है कि वो फोरम में जाके क्रॉस एग्जामिनेशन करें विटनेसेस की और अपनी शहादत पेश करें। तो मुझे लगता ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो सकता है
कि कम से कम ये केस जो क्रिमिनलिटी का है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई, करप्शन हुई कि नहीं, वो शायद नैब कोर्ट को भेज दे। तो यही इस पर तो नून लीग का दावा है कि करप्शन कोई पाकिस्तान में साबित हुई नहीं, जो बैरूनी मामलात हैं वो उनके बच्चों के हैं, उसे बुनियाद बनाकर मियां नवाज शरीफ साहब को इम्प्लीकेट किया जा रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस है कि ये होगा नहीं। तो आपको लगता है कि इसको एस्टैब्लिश किए बगैर भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है? यही मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि नून लीग का कॉन्फिडेंस ये है। नहीं, देखिए, ये तो जो है ना, करप्शन हुई है कि नहीं, पहले तो सबसे सवाल पैदा होता है कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा या ट्रायल कोर्ट करेगा। तो ये आपके जो पॉइंट्स हैं ये उसके बाद आते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये ट्रायल के लिए भेज दिया तो फिर तो इन मामलात का सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगा और ये फिर ट्रायल में ही अदालत के सामने जो भी एविडेंस आएगा उसके बाद ही फैसला हो सकेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फैसला कर दिया और ख़ुद फैसला करते वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट को ये सारे मामला देखने पड़ेंगे और फिर ये भी कहना पड़ेगा कि हाँ, हम ट्रायल कर सकते हैं, और ये भी ख्याल रखना होगा कि क्या ये ट्रायल वाकई ही इंसाफ के तकाजे पूरे करता है, क्योंकि इसके ऊपर अपील भी नहीं है, और फिर एक फ़ैसला देना होगा। तो ये एक मामला है। अब वो जो दूसरा सवाल मैंने उठाया वो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर ख़ुद देख सकते हैं और उनका फ़ैसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि क्या हमारे से कुछ झूठ तो नहीं बोला गया, हमारे सामने कोई ऐसे दस्तावेज़ात तो नहीं आए जो कि फोर्ज्ड हैं, फ्रॉडलेंट हैं। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने के सामने साबित हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि हाँ, हमें कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जो कि गलत हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62-63 के तहत ये भी डिक्लेरेशन दे सकता है कि वो सादिक और अमीन नहीं है नवाज शरीफ साहब। मतलब और ये सिनेरियो कि जैसा कि अदालत ने खुद ने अपने फैसले में लिखा था कि उन्हें बुला के जिरा की जाएगी और ये सारा मामला उसके बगैर, और अगर बच्चों के मामलात में कोई खामी मिले उसकी जिम्मेदारी मियां नवाज शरीफ साहब पे डालते हुए, आपको लगता है कि अनप्रेसिडेंटेड होगा या ठीक होगा और उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है सारे के सारे मामले? देखें, अभी तक तो एक चीज़ तो अनप्रेसिडेंटेड आ ही गई है सारे मामले में, और वो ये है GIT। मेरे मुताबिक GIT बनाने का कोई कानून नहीं था। ये GIT क्रिएट ही की गई है, इसको ईजाद ही किया गया है। ये जजमेंट की पैदाइश है। ये जज साहिबान ने जो 5 मेंबर थे बेंच, उनमें से 3 ने फैसला किया कि हम GIT बनाएंगे, तो GIT बन गई। आर्टिकल 184(3) के तहत उन्होंने अपनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वो फैसला दे दिया। वो किसी कानून के तहत नहीं बनी और अनप्रेसिडेंटेड था। दुनिया में शायद ऐसी GIT पहले इस किस्म के मामले में नहीं बनी, तो उस हद तक तो अनप्रेसिडेंटेड था। अगर आगे जाके मज़ीद होगा तो यकीनी तौर पे इस किस्म का केस है ही, चूँकि पहले कभी नहीं हुआ, तो ये एक अपनी नौयत का ही जजमेंट होगा। ये इसमें इस बात पे तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। पहले ही बहुत कुछ अनप्रेसिडेंटेड हो चुका है इस केस में। अगर इस किस्म का जजमेंट आता है तो अपनी नौयत का एक अनप्रेसिडेंटेड जजमेंट होगा। मगर उसके बावजूद जब बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ जो पहले नहीं हुआ था, तो शरीफ ख़ानदान को या नून लीग को इतनी तवक्को क्यों है कि मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे? क्यों ऑप्शन पर डिस्कशन नहीं हो रही, या फिर मीडिया के साथ शेयर नहीं कर रहे? डिस्कस सब हो रहा है। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। जहांगीर खान तरीन साहब का केस आगे बढ़ रहा है और पनामा केस क्योंकि इतना तवील चला और इतना कुछ आर्ग्यू हुआ कि बार बार मिसाल पनामा केस की आती है। कभी 62-63 की नईम बुखारी साहब डिस्क्वालिफिकेशन वज़ीर आज़म के लिए मांग रहे थे और फिर कह रहे थे कि अदालत को इख्तियार नहीं। आज जहांगीर खान तरीन साहब के वकील ये कहते नजर आए कि इल्ज़ाम लगाया है जिस पार्टी ने, सबूत देने के जिम्मेदार भी वो हैं। नवाज शरीफ साहब के केस में, पनामा के केस में डिमांड कुछ और हो रही थी। क्या मामला हो रहा है तरीन साहब के केस में, तो आपके सामने रखेंगे। मुल्क की 3 अहम सियासी शख्सियात पर नाअहली की तलवार लटक रही है। पनामा केस में वजीर आजम नवाज शरीफ का फैसला महफूज है और सुप्रीम कोर्ट इमरान खान पर असासे छुपाने के इल्जाम सुन रही है, और तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा जहांगीर खान तरीन पर भी संगीन इल्जाम है। जहां हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये कहते रहे हैं कि इल्जाम की नोयत इमरान खान पर और मियां नवाज शरीफ पर बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनका मवाजना नहीं किया जा सकता। मगर खान साहब ने सबूतों के स्टैंडर्ड खुद तय किए थे। मगर जहांगीर खान तरीन साहब पर जो इल्जामात हैं उसमें बार बार जो पनामा की समाअत हुई उसके आर्गूमेंट का जिक्र आता रहा, उसकी बात होती रही। जहांगीर तरीन पर मुतादिद इल्जामात हैं। एक इल्जाम यह है कि उन्होंने ऑफशोर कंपनी छुपाई, उन पर इल्जाम है कि उन्होंने कर्जे मुआफ कराए। सबसे संगीन इल्जाम यह है कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग की,
जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनका हक मारा गया ये, और उन्होंने इस जुर्म का ना सिर्फ इर्तिकाब किया बल्कि जुर्माना भी भरा। ये इल्जाम सुप्रीम कोर्ट सुन रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन के खिलाफ इन इल्जामात की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ऑफशोर कंपनियों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जहांगीर तरीन के वकील से 5 सवालात के जवाबात तलब कर लिए। सवाल नंबर 1, ट्रस्ट कब बना? सवाल नंबर 2, ऑफशोर कंपनी कब बनी? सवाल नंबर 3, कंपनी का लीगल और बेनिफिशियल ओनर कौन है? सवाल नंबर 4, ऑफशोर कंपनी कितनी रकम से और कब बनाई गई? सवाल नंबर 5, 2002 से 2017 तक बच्चों को रकम बतौर गिफ्ट कितनी मर्तबा भिजवाई? आपको लग रहा होगा जैसे पनामा केस की समाअत का मामला हम आपके सामने रख रहे हों, इसी किस्म के सवालात का सामना करना पड़ा। लेकिन जब समाअत के दौरान दलाइल हो रहे थे तब भी बार बार पनामा का जिक्र आया और पनामा में बनने वाली JIT का भी जिक्र आया। इन सवालात का जवाब जहांगीर तरीन देंगे। साथ ही आज की समाअत में इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले पर भी बात हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के आगाज पर हनीफ अब्बासी के वकील ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जहांगीर तरीन को शो कॉज नोटिस जारी किया। इलेक्शन कमीशन के सामने मुख्तलिफ बयान दिया गया और टैक्स गोशवारों में मुख्तलिफ। जहांगीर तरीन ने तस्लीम किया कि उनके बच्चों की ऑफशोर कंपनी है। जहांगीर तरीन ने टैक्स गोशवारों में गलत बयानी की। हनीफ अब्बासी के वकील ने मजीद दलाइल देते हुए कहा कि जहांगीर तरीन जिस कंपनी के डायरेक्टर रहे उसने 49 मिलियन रुपए कर्ज माफ कराया। जहांगीर तरीन ने ज़रई इरादी छुपाई और उसका टैक्स भी अदा नहीं किया। हनीफ अब्बासी के वकील ने अदालत को बताया कि जहांगीर तरीन के खिलाफ 4 आईनी ग्राउंड्स हैं, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे। इनसाइडर ट्रेडिंग के इल्जाम पर दलाइल देते हुए हनीफ अब्बासी के वकील ने कहा और अदालत को बताया कि जहांगीर तरीन पर जब शुगर मिल्स की SACP में इंक्वायरी हो रही थी उस वक्त वो वजीर बराए सनतो पैदावार थे। कानून के तहत उन इनसाइडर ट्रेडिंग की मुमानियत है। जैसे उमरता बंदियाल ने कहा कि आप आर्टिकल 62 के तहत जहांगीर तरीन की नाअहली चाहते हैं। आप समझते हैं कि जहांगीर तरीन दयानतदार नहीं रहे? जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि 500 पार्लियामेंटेरियंस में से जिस किसी को भी SACP नोटिस करे क्या वो नाअहल हो सकता है? अहम बात यह है कि समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर जहांगीर तरीन ने अमाउंट सेटल कर दिया, वो जो पैसे उनके ऊपर बनते थे वो दे दिए, तो मामला तो हल हो गया। क्या आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जुर्माना दिया इसलिए सादिक और अमीन नहीं रहे? इस पर दरख्वास्त गुजार हनीफ अब्बासी के वकील ने कहा कि इनसाइडर ट्रेडिंग के हवाले से जहांगीर तरीन ने जुर्म तस्लीम किया और जुर्म तस्लीम करते वक्त वो अवामी ओहदा रखते थे। इस पर जस्टिस सुमरता बंदियाल ने पूछा कि आपका कहना है कि इनसाइडर ट्रेडिंग करके एतमाद तोड़ा गया। इनसाइडर ट्रेडिंग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ी एक्टिविटी है, लेकिन ये न्यूयॉर्क नहीं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने हनीफ अब्बासी के वकील से कहा कि आप ये कह रहे हैं कि जुर्म का एतराफ़ करने वाला सादिक और अमीन नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि ये कैसे हो सकता है? वो आदमी जो जुर्म मान ले वो तो सादिक है। इसके अलावा हनीफ अब्बासी के वकील ने कहा कि मामला यह है कि जहांगीर तरीन उस वक्त वजीर थे। अदालत में समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बारे सबूत दरख्वास्त गुजार पर है। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। आपको याद होगा कि पहले बार बार बात आती थी कि बारे सबूत शरीफ खानदान पर है। आज जहांगीर तरीन के वकील कह रहे थे कि बारे सबूत दरख्वास्त गुजार पर है, यानी हनीफ अब्बासी पर है। वो हमसे ये प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हैं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मफरूज़ों की बुनियाद पर किसी को नाअहल नहीं कर सकते। ये बहुत ही अहम और संजीदा मामला है। हमने किसी को सादिक करार देकर नाअहल करना है, इसलिए बहुत संगीन मामला है। इससे पहले पनामा केस में तहरीक इंसाफ के वकील की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता रहा कि इल्ज़ाम जिस पर लगा हो बारे सबूत भी उसी पर होता है, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टीज़ मान ली हैं, इसलिए अब ये सबूत दें। ऑफशोर कंपनी तरीन साहब ने भी मान ली है, मगर उनके वकील कहते रहे कि सबूत की जिम्मेदारी उन पर है जिसने पिटीशन डाली है। मगर आज अदालत में दलील दी गई कि इल्ज़ाम लगाने वाले पर बारे सबूत होता है। पनामा केस में अदालत वाज़ेह कर चुकी है कि जायदाद की मिल्कियत तस्लीम करने के बाद बारे सबूत मालिक पर होता है। इसके अलावा आज की समाअत में बच्चों के गिफ्ट देने के मामले पर भी बात हुई। पनामा केस में वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगा कि वो अपने बच्चों से गिफ्ट लेते हैं। दरअसल वो बच्चों के कारोबार के बेनामीदार हैं और अब जहांगीर तरीन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने अपने बच्चों को भारी गिफ्ट्स का तबादला किया। समाअत के दौरान जस्टिस उमरता बंदियाल ने दरख्वास्त गुजार वकील से पूछा कि बच्चों को पैसे देने में क्या गैर कानूनी काम है? आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे अरबों रुपए बतौर तोहफा ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं? अदालत ने हनीफ अब्बासी से पूछा कि जहांगीर तरीन के बच्चे तो पार्टी नहीं तो उनके गिफ्ट के लेन देन की तफसीलात क्यों मांग रहे हैं? शायद ये प्रिविलेज या प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो तो इनसे तफसीलात क्यों मांग रहे हैं? इस पर उनके वकील ने, हनीफ अब्बासी के वकील ने पनामा केस का फैसला पढ़ते हुए कहा
के इस केस में बच्चों से तोहफे लेने का जिक्र हुआ था और उसी पर जीआईटी बनी कि तहकीकात की जाए कि वालिदैन और बच्चों में बेतहाशा तहाइफ का तबादला हुआ। इस पर जस्टिस अता बदियाल ने रिमार्क्स दिए कि वो जीआईटी भूल जाएं जो किसी और मकसद के लिए थी। अदालत में समाअत के दौरान जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनी के बारे में भी बात हुई और जजिस के अहम रिमार्क सामने आए। हनीफ अब्बासी के वकील ने अदालत को बताया कि ऑफशोर कंपनी जहांगीर तरीन की अपनी है, बच्चों की नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप ये कहना चाहते हैं कि ऑफशोर कंपनी के फ्लैट की कितनी मालियत है, या ये कहना चाह रहे हैं कि ये पैसा कहां से आया, फ्लैट कब कितने पैसों में खरीदा और पैसा किस चैनल से आया। हनीफ अब्बासी के वकील ने अदालत को बताया कि ऑफशोर कंपनी की मनी ट्रेल भी नहीं दी गई। जस्टिस सुमर अता बदियाल ने रिमार्क दिए कि ऑफशोर कंपनी को डिक्लेयर इस सूरत में करना पड़ता अगर जहांगीर तरीन के नाम होती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अगर आप कोई चीज गिफ्ट करें और वो जायदाद बना ले तो ये कहां कहा गया है कि वो असासे वालिद के होंगे। तमाम दलाइल सुनने के बाद मौजूद अदालत ने जहांगीर तरीन के वकील से ऑफशोर कंपनी से मुतालिक 5 सवालात का जवाब तलब कर लिया और समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सुबह जहांगीर तरीन पर सबसे संगीन इल्जाम इनसाइडर ट्रेडिंग का है कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में एक ऐसी इंफॉर्मेशन के पता होते हुए जो उन्हें पता थी, स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदे जो स्टॉक मार्केट में छोटे जो सरमायाकार होते हैं उनको नहीं पता था। अहम बात यह है कि जहांगीर तरीन पर यह इल्जाम और तहकीकात एसीसीपी ने भी की और उन्होंने जुर्माना अदा किया। जहांगीर खान तरीन साहब ने जुर्माना अदा किया। हमारे पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक, और आपके सामने स्क्रीन पर वो दस्तावेजात रखते हैं, 3 दिसंबर 2007 को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने JDW के डायरेक्टर जहांगीर तरीन को खत लिखकर बताया कि तहकीकात के दौरान ये पता चला है कि जो JDW शुगर मिल ने यूनाइटेड शुगर मिल को खरीदा, मगर खरीदारी के बातचीत के दौरान यानी 17 जनवरी 2005 से 16 मार्च 2005 तक यूनाइटेड शुगर मिल के 3,16,780 शेयर्स खरीदे गए स्टॉक मार्केट से उस बातचीत के दौरान। और ये शेयर्स हाजी खान और अल्लाह यार ने खरीदे। और हाजी खान और अल्लाह यार जहांगीर खान तरीन साहब के माली और बावर्ची हैं। ये शेयर्स कुल शेयर्स का 10% बनते हैं, यानी कि जो खुद कुल शेयर्स थे उस कंपनी के 10% आपके माली और आपके बावर्ची ने स्टॉक मार्केट से खरीद लिए। फिर अगस्त 2005 में आपका शेयर 3,36,680 शेयर तक बढ़ गया, जो कुल शेयर्स का 11% से ज्यादा है, यानी आपने स्टॉक मार्केट से 11% से ज्यादा शेयर्स अपने माली और अपने बावर्ची के नाम पर खरीद लिए। इस तरह जब JDW ने यूनाइटेड शुगर मिल खरीदी तो आपको 7 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ, क्योंकि एक तरफ आपने मिल खरीदी, दूसरी तरफ उसी मिल के स्टॉक मार्केट में मौजूद शेयर्स आपने जमा किए अपने माली और अपने बावर्ची के नाम। यानी जहांगीर तरीन ने यूनाइटेड शुगर खरीदने से पहले उसके बेनामी शेयर्स खरीदे। और खान साहब ये कहते रहे हैं, इमरान खान साहब, कि जो गलत काम होता है वो अपने नाम पर नहीं होता। यहाँ अपने बच्चों के नाम पर नहीं, अपने रिश्तेदारों के नाम पर नहीं, अपने बावर्ची और अपने माली के नाम पर हुआ। फिर जब शुगर मिल खरीद ली तो उनके शेयर्स की कीमत में इजाफे से उन्हें 7 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ। यानी स्टॉक मार्केट में पहले ही शेयर खरीद चुके थे, फिर शुगर मिल खरीदी और तकरीबन 7 करोड़ का मुनाफा उन शेयर से कमाया जो स्टॉक मार्केट में खरीदे थे। एसीसीपी के कानून के मुताबिक ये जुर्म है और ये जुर्म एसीसीपी ने जो खत जहांगीर खान तरीन साहब को लिखा उसमें दर्ज है, क्योंकि जहांगीर तरीन ये जानते थे कि शुगर मिल खरीदने के बाद उसके शेयर्स बढ़ेंगे। उन्होंने बताए बगैर शेयर्स खरीदे और फिर जब शुगर मिल खरीद ली तो उसके शेयर्स बढ़ गए। यूं जहांगीर तरीन को 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ। और एसीसीपी के मुताबिक 11% शेयर्स लेने के बाद शेयर होल्डर्स को स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया को बताना होता है। अगर आपकी शेयर होल्डिंग किसी कंपनी में 10% से बढ़ जाए तो आपको स्टॉक मार्केट की इंतजामिया को बताना होता है, मगर नहीं बताया गया, यानी एक और जुर्म किया गया। एसीसीपी ने अपने खत में बताया कि जहांगीर तरीन के बावर्ची और उनके माली के नाम से शेयर्स खरीदे गए और ये शेयर्स एकदम नहीं कई माह में खरीदे गए। जहांगीर तरीन के बावर्ची अल्लाह यार ने जनवरी 2005 से अक्टूबर 2005 तक खरीदे, यानी कि तकरीबन 10 माह में मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता करके स्टॉक मार्केट से जहांगीर तरीन साहब के माली ने ये शेयर्स खरीदे। और अहम बात यह है कि यूनाइटेड शुगर मिल्स एक नॉन लिक्विड कंपनी है और स्टॉक मार्केट में एक लिक्विड कंपनी वो होती है जहां पर रोजाना मिलियंस ऑफ शेयर्स का काम होता हो, OGDC हो, एंग्रो हो, दूसरे शेयर्स हो, रोजाना मिलियंस का काम होता है। मगर कुछ कंपनीज नॉन लिक्विड होती हैं जिसमें काम बहुत कम होता है, बहुत कम शेयर्स ट्रेड होते हैं, खरीदार और फरोख्त करने वाले बहुत कम होते हैं। तो 3 लाख से ज्यादा शेयर्स जमा करने में इनके माली और इनके बावर्ची को तकरीबन 10 माह का अरसा लग गया, जिसके शेयर्स अमूमन रोजाना की बुनियाद पर कम ही ट्रेड होते थे। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता शेयर्स खरीदे गए। 8 दिसंबर 2007 को जहांगीर तरीन ने एसीसीपी के खत का जवाब दिया और तस्लीम किया कि बेज़ाब्तगी हुई है। मगर ऐसा अब जहांगीर खान तरीन साहब अपने खत में लिख रहे हैं कि बेज़ाब्तगी हुई है एसीसीपी का जवाब देते हुए, मगर ऐसा उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। उन्होंने जवाब दिया कि हमारा मकसद खुद मुनाफा कमाना या दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं था,
इसलिए वो 7 करोड़ 8 लाख रुपए की रकम वापस करने को तैयार है। यानी कि जब एसएससीपी ने बताया कि ये सारा काम किया है, आपने रूल्स तोड़े हैं, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मेरा ये इरादा नहीं था, इसलिए ये पैसे मैं वापस देने को तैयार हूं। हालांकि हमारे प्रोग्राम में जहांगीर तरीन साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि उनको यूनाइटेड शुगर मिल खरीदने का इरादा था, इसलिए वो ये शेयर खरीद रहे थे। क्या कहते हैं? दूसरा इल्जाम कहता है कि आप गिल्टी हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के। आपने जेडीडब्ल्यू शुगर मिल्स ने यूनाइटेड शुगर मिल्स खरीदी और आपके इल्म में था कि ये ट्रांजैक्शन होने वाली है, इसलिए आपने 2004-05 में, और उस वक्त आप मिनिस्टर भी थे, इमरान खान साहब तो हमेशा कहते हैं कि मिनिस्टर होते हुए और बिजनेस का काम ना साथ हो, आपने अपने फ्रंटमैन हाजी खान और अल्लाह यार, जो कि एक आपका गार्डनर था यानी माली और एक आपका कुक था घर में पकाने वाला, इन दोनों के जरिए, इन फ्रंटमैन के जरिए आपने मार्केट से शेयर्स खरीदे, बाद में महंगे बेचे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इस पर नोटिस लिया, आपके खिलाफ कार्रवाई हुई और आपने पैसे वापस किए, जो मुनाफा कमाया था वो वापस भी किया 2007 में 7 करोड़ रुपए। मैं आपको अर्ज करूं, इसका हुआ ये था कि ये ज़रूर मैंने शेयर लिए थे। मैं एक नई कंपनी खरीद रहा था, उस वक्त तक मैं जैसे बिजनेस रिस्क लेके मैंने ये शेयर लिए, बिजनेस रिस्क लिया कि मैं बाद में कंपनी ले लूँगा। कोई मुआहदा किसी कंपनी के साथ नहीं था। ये एसईसीपी ने कभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाई कि इसमें हो गया हो, बाद में खरीद लूंगा। और हमने बार बार पूछा कि अगर आपकी ऐसी कोई नियत नहीं थी तो बावर्ची के नाम पे, माली के नाम पे क्यों काम कर रहे थे, खुद कर लेते। उन्होंने कहा कि वो नॉमिनीज होते हैं, मगर जिस शिक के तहत उनसे ये पैसे वापस लिए गए, वो शिक ये कहती है कि ना आप अपने नाम पर ना किसी और के नाम पर ये काम कर सकते हैं। बकाया तौर पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानून कहते हैं। 11 जनवरी 2008 को सामने आने वाली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के खत के मुताबिक कमीशन ने जहांगीर तरीन को हिदायत की कि वो 7 करोड़ 8 लाख रुपए वापस करें। साथ ही उन पर मुख्तलिफ जराइम पर कुछ जुर्माने भी आयद किए गए और 7 करोड़ 20 लाख 67 हजार रुपए अदा करने का हुक्म दिया। साथ ही लिखा गया कि आपने इस बात पर आमदगी जाहिर की कि कमीशन को कानूनी कार्रवाई की मद में 10 लाख रुपए अदा करने पर भी आपने आमदगी जाहिर की। और फिर हमारे पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक जहांगीर खान तरीन ने 7 करोड़ 20 लाख 67 हजार रुपए अदा भी किए। उनके चेक की कॉपी भी यहाँ मौजूद है, यानी असल रकम 7 करोड़ 8 लाख रुपए भी दिए, उस पर लगने वाला जुर्माना भी तकरीबन 12 लाख रुपए दिया। यानी जहांगीर खान तरीन साहब ने सिर्फ रकम वापस नहीं की बल्कि जुर्माना भी वापस किया। बहरहाल अदालत इस मामले को देख रही है, मगर इनसाइडर ट्रेडिंग एक संगीन जुर्म है, उस पर जहांगीर तरीन साहब जुर्माना समेत पैसे भी अदा कर चुके हैं। एसएससीपी के खत के मुताबिक उन्होंने सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के सेक्शन 15A की खिलाफ वर्जी की। संगीन मामला है और ये मामला अदालत के सामने है। अदालत दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुनकर फैसला करेगी। हमने इस मामले पर जहांगीर तरीन साहब का मौक़िफ़ लेने के लिए उनसे रब्ता किया। हमने कहा कि आप आइए, अपना मौक़िफ़ दीजिए। उन्हें प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, क्योंकि हमारा इस प्लेटफॉर्म से हमेशा ये कोशिश रही है और सहाफ़ती उसूल भी ये है, एथिक्स भी ये कहते हैं कि मौक़िफ़ ज़रूर लिया जाए। सहाफ़ती इक़दार के मुताबिक जिस पर इल्ज़ाम है उसका मौक़िफ़ ज़रूर लिया जाए। इसी उसूल और इक़दार के मुताबिक हमने उनसे रब्ता किया, मगर जहांगीर खान तरीन साहब ने हमारे पैगाम का तो कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता वो सोशल मीडिया पर गए, ट्विटर पर गए, वहाँ ट्वीट किया और लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PTV2 के बॉयकॉट के फैसले के बाद भी शाहजेब खानज़ादा ने नवाज शरीफ को खुश करने के लिए मुझे शो में लेने की कोशिश की। क्या ये अखलाकियात के मुताबिक है? तरीन साहब को शो में बुलाना अपना मौक़िफ़ देने के लिए उनके मुखालफिन को खुश कैसे कर सकता है? तरीन साहब आते, अगर उनका मौक़िफ़ सॉलिड है, उनके सारे इल्ज़ामात के जवाब में सॉलिड उनके पास आर्गूमेंट है, देते, तो उनके मुखालिफ को कैसे फ़ायदा हो सकता है? बॉयकॉट तहरीक इंसाफ की तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं। मीडिया के उसूल के मुताबिक कोई बॉयकॉट करे ना करे, हम उनसे कहते हैं आएँ, बताएं, इल्ज़ाम का जवाब दें। यही हमने तरीन साहब के केस में किया, मगर उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम आपको बताते चलें कि शरीफ ख़ानदान के CEO पाशा साहब इस प्रोग्राम में आए और जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है वो इंटरव्यू उस रिकॉर्ड का हिस्सा बना। हुसैन नवाज इस प्रोग्राम में आए, सख्त इंटरव्यूज़ दोनों से किए और JIT की जो जिल्द नंबर 2 है उसको खोल कर देख लीजिए। वो इंटरव्यू JIT के लिए मददगार साबित हुआ और उनके रिकॉर्ड का हिस्सा बना। तो इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम आपको बताते चलें कि रिकॉर्ड के हिस्से बनते रहे हैं। हर एक का मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश करते हैं। तरीन साहब का भी मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश की, हमें जवाब नहीं दिया। सोशल मीडिया पर जाकर उन्होंने ये कहा क्योंकि दस्तावेज़ात बहुत ज़्यादा हैं, माजी में भी हम उनका इंटरव्यू कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।